नमस्कार दोस्तों। तो हम आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 6 देख रहे थे, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का संकलन है इसमें। ये लास्ट वीडियो है, इस पर 150 प्रश्नों का संकलन था। 100 प्रश्न तक हमने देख लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा सबसे पहले व्यावसायिक 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दक्षिण कोरिया के बारे में बोल रहा हूँ। उत्तर कोरिया तो परमाणु बम और अमेरिका को धमकी देने में बिजी है। तो दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले व्यावसायिक 5G नेटवर्क की शुरुआत की है। ठीक है। अच्छा, दूसरा नाम पूछे तो जापान ने किया है, और तीसरा नाम पूछे तो यूएसए ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, 200 ग्राम के पदार्थ पर 1 न्यूटन बल लगने पर कितना प्रवेग उत्पन्न होगा? तो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रवेग उत्पन्न होगा। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो पदार्थ का जड़त्व उसकी द्रव्यमान राशि का माप बताता है, और द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। आपको भी पता है कि द्रव्यमान और गति में प्रतिरोध, इन दोनों में कैसा संबंध होता है? प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इसमें। नेक्स्ट है, जी का मात्रक है। तो जी का मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को न्यूटन केजी भी बोलते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अगर अच्छा, जी क्या होता है? दरअसल गुरुत्वीय त्वरण होता है, जब वस्तु नीचे गिरती है तो उसे जी से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन केजी। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ का संवेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? तो अगर संवेग 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? तो 2 और 7 ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये फ्लोरीन के लिए होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभाव यानी पॉजिटिव चार्ज होता है? तो अल्फा किरण में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, परमाणु का नाभिक कैसा होता है, मतलब चार्ज उसका कैसा होता है नाभिक में? तो उसका आंसर आप बताइए मुझे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है यानी इनर्ट है? तो उपलब्ध विकल्प में से नाइट्रोजन इनर्ट होता है, इनर्ट गैस होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सैक्रीन बनाने में व्यवहार होता है? तो टाइलून का व्यवहार होता है सैक्रीन बनाने में। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है? तो आर्किड दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, स्पुतनिक टीका किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस के द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। बिजली के संरक्षक तार यानी कि फ्यूज वायर की विशेषताएं क्या होती है? पहली बात तो वो मिश्र धातु होता है, हालांकि विकल्प में नहीं है, लेकिन उसका सबसे खास विशेषता होता है कि उच्च प्रतिरोध होता है, और गलनांक उसका निम्न होता है। गलनांक निम्न इसलिए होता है कि तुरंत जल्दी गल जाएगा, तभी तो जितने भी घर के अप्लियंसेज हैं, इलेक्ट्रिक अप्लियंसेज, सबकी रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए गलनांक निम्न होता है, लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है उसका। ठीक है। और मिश्र धातु होता है तो आपको पता ही है, 63% उसमें टीन होता है और 37% सीसा का मिश्रण होता है। किसमें? फ्यूज वायर में, संरक्षक तार इसको हम हिंदी में कहते हैं। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है विकल्प ए। सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सही है उसको देख लेते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह भी सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। तो ये भी सारा सही है, तीनों सही था, बी सी डी। तो इसलिए विकल्प ई इसका, अच्छा नहीं, विकल्प ए तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सही नहीं है जो पूछ रहा था। अच्छा, ये पॉइंट आपको याद रहता ही होगा, वैसे याद किया होगा आपने। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल बना देते हैं। तो देखिए, इसके लिए ऐसे एक तरीका है याद रखने का। अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं ना। तो ए बी आर ऐसे याद रखिए। अम्ल जो एसिड है जो, वो क्या करता है? ब्लू को रेड बना देता है। तो ए बी आर ऐसे करके याद रखिए। एक याद रखेंगे, दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, ए बी आर। 2-3 बार जब भी आएगा मैं बोल दिया करूँगा टेस्ट सीरीज में, तो आपको याद वैसे भी हो जाएगा। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया होता है? तो रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है पनीर बनाने में। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम होगा। तो सही अवरोही क्रम होगा ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7% और एल्यूमिनियम 8.1% होता है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि भूप्रपटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है।
अच्छा, मानव शरीर में पूछे कि सबसे ज़्यादा क्या होता है तो क्या बताएंगे? उसका भी आंसर ऑक्सीजन ही है। लेकिन दूसरा सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है मानव शरीर में और पृथ्वी पर, तो दोनों में अंतर है। तो आप मुझे बताइए कि दूसरा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या होता है। नेक्स्ट, ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो ट्रेकोमा दरअसल आंख से संबंधित रोग होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम बोलते हैं ग्रहिकाएं। और मंगल और बृहस्पति के बीच आपको ये पट्टा मिल जाएगा, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। पिछले क्वेश्चन में एक बात मुझे बोलना था, देखिए आँख क्या बोला, ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो आँख है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर में उठा के देखेंगे तो आँख से संबंधित क्वेश्चन जरूर एक न एक पूछा है, एक से ज़्यादा कहीं कहीं मिल जाएगा आपको कई बार। जैसे कि कौन सा मतलब न दूरदृष्टि दोष, कौन सा दोष होता है, तो कौन सा लेंस यूज किया जा रहा है, या कौन सा दोष किसको कहते हैं, या फिर कौन सा रोग है। तो इससे जरूर पूरी अच्छे से तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही से 2 क्वेश्चन तो कम से कम बन जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा ग्रह है? तो ऊर्जा घर कौन सा कहलाता है आपको पता है? माइटोकॉन्ड्रिया, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं? तो प्लास्टिड और कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। सौर ऊर्जा पैनल में मुख्य रूप से किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा पैनल में सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन अर्धचालक के बारे में पूछे तो देखिए, अर्धचालक सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है, लेकिन सौर ऊर्जा पैनल में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। एक कभी कभी पूछता है कि टीवी के ट्रांजिस्टर में किसका यूज किया जाता है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसका यूज किया जाता है। पीलिया प्रभावित करती है तो यकृत को प्रभावित करती है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। वैसे यकृत के बारे में हमारा पूर्व ज्ञान और भी है कि जैसे हम ये जानते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन है, तो यकृत है। वैसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अग्न्याशय का नाम लेना है। वही अग्न्याशय जिसमें बीटा सेल होता है और जिसमें अगर खराबी हो जाए तो इंसुलिन का स्राव सही ढंग से नहीं होता और मधुमेह रोग से पीड़ित हो जाता है लोग। नेक्स्ट है, कीट जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। तो मनुष्य के लिए उपयोगी लाक्षा कीट होता है, रेशम कीट होता है, मधुमक्खी भी होता है, यानी मधुमक्खी भी कीट है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कभी। लेकिन धान घुन जो होता है ये मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। लोहे का जंग लगना है तो ऑक्सीकरण होता है, लोहे का जंग लगना, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह है। तो हाइड्रोजन सभी अम्ल के लिए सामान्य होता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो समान तापक्रम पर तरल है? तो ब्रोमीन्स एक अधातु है और केवल यह ऐसा धातु है जो समान तापक्रम पर तरल अवस्था में होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का रंग होता है, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछे तो बैगनी का नाम लेना, अधिकतम पूछता तो रेड का नाम लेते। नेक्स्ट है, मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो लेसर है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच अंतर होता है, तो पीच का अंतर होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन एक बेहतर ईंधन है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है और इसकी दहन क्षमता अधिक होती है और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। किससे? हाइड्रोजन के दहन से। तो अच्छा, इसका भंडारण क्षमता भी सरल है, साथ ही साथ ये हल्का भी होता है, तो इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे आपको पता ही है ये पॉइंट कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, तो बार बार जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तापक्रम बढ़ने का साथ ध्वनि की गति तो बढ़ती है, जैसे तापक्रम बढ़ जाएगा ना तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ठीक है। और गैसों का विचरण भी बढ़ता है, जैसे कि देखेंगे अगर आप गर्मी में अगर स्प्रे वगैरह लगाते होंगे तो गर्मी में ज़्यादा दूर से ही पता चल जाता है, उसका सुगंध पता चल जाता है कान बोला हूँ, नाक में। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता, लेकिन ठंड में ऐसा नहीं होता है, तो इससे यही पता चलता है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ गैसों का विचरण भी बढ़ता है और गर्मी बढ़ने के साथ ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है, तो दोनों बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जल में से लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा क्या हो जाएगा? थोड़ा उठ जाएगा, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु किस चीज़ का? कॉपर का, जिंक का और निकेल का। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक और निकेल का। तो मिश्र धातु से संबंधित, मिश्र धातु देखिए चैप्टर छोटा है लेकिन इससे क्वेश्चन गारंटी होती है, मतलब लगभग कि हाँ आएगा ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। कुछ कुछ जो जो हॉट जो जोन है ना उसको जरूर पकड़ लेना चाहिए, जैसे कि मिश्र धातु, आइज, अभी 2 चैप्टर का नाम तो ऐसे ही पता चला गया। तो इन दोनों पर पूरा एकदम 360 डिग्री पूरा इसमें खोज करना चाहिए पढ़ते समय। नेक्स्ट, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन है, तो क्लोरीन होता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, धोने का सोडा निम्न में से कौन है? तो Na2CO3 धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, सिल्वर रिवॉल्यूशन का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध है पोल्ट्री फार्मिंग से, और अंडा प्लस मुर्गी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन चलाया गया था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नाइट्रोसोमोनास किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? तो अमोनिया से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोसोमोनास मदद करता है। नेक्स्ट है, बीओडी क्या है? तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसमें, लेकिन सही वाला सिर्फ ध्यान लीजिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोकेमिकल बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल नहीं, फिर से बोलता हूँ। बीओडी मतलब बायोकेमिकल, केमिस्ट्री है ना, जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आदमी के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइट्रियम हाइड्रोजन के क्या हैं? तो आइसोटोप्स होते हैं ये। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। और ड्यूटेरियम की खोज अगर पूछे तो किसका नाम लेंगे? ब्रिकवेड का नाम लेना है। ब्रिकवेड और मर्फी ने खोज की थी 1931 में ड्यूटेरियम की, ठीक है। और अच्छा, ये तो नेक्स्ट पॉइंट का है। ड्यूटेरियम का यूज, ये भारी जल का यूज नाभिकीय रिएक्टर में भी किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में भी किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है परमाणु रिएक्टर से कि कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो नियंत्रित विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, नियंत्रित परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, एक कैटलिस्ट का काम है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, सिर्फ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन उत्प्रेरण का काम करता है, उसको और मोटिवेट कर देता है एक तरीके से। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है? तो घटा देगा या बढ़ा देगा? तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया, 1 और 2। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं? तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में, फिर से बोलता हूँ, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बारे में तय किससे होता है? परमाणु में 3 चीज़ें होती है, आपको भी पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों तो नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षा में होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो विकल्प मतलब अगर आए तो उस हिसाब से चुनना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत हैं? तो 60 से 65% तक जो होता है वो बायोगैस में मीथेन होता है, और शेष 35 से 40% में कार्बन डाइऑक्साइड और शेष में वाष्प होता है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस का, अच्छा एक क्वेश्चन इससे और है, जैसे क्वेश्चन में बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान है? तो ध्यान रखना है उस विकल्प में अगर मीथेन रहेगा, सॉरी जलवाष्प रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे शीर्ष पर मत रखिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बदनाम जरूर ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर के कुछ और है। वो कुछ और क्या है अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का इंतजार कीजिए, उसमें है ये। फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो फॉस्फोराइट, फ्लोरोपटाइट और फ्लोरापटाइट और क्लोरापटाइट ये तीनों हैं, लेकिन ग्रेनाइट अयस्क नहीं है फॉस्फोरस का। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। परमाणु के नाभिक में, देखिए आगे क्वेश्चन, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए जैसे वो आँख वाला चैप्टर था ना, और एक और आया था मिश्र धातु का, उसी तरीके से परमाणु का जो चैप्टर है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन सियोरिटी ज़्यादा ये देता है। मतलब इससे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ना कुछ घुमा फिरा करके क्वेश्चन रहेगा परमाणु वाले चैप्टर से। तो ध्यान रखना है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक प्रकार का उदासीन कण है और प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये भी बनता है कि नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और रासायनिक गुण जो पदार्थों की होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण पता चलता है।
और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को तय करता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के कारण ही तो उसको सेट किया गया है उसी के सीक्वेंस में। कभी कभी इसके खोजकर्ता का नाम पूछ देता था, जैसे न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो चैडविक हैं, जेम्स चैडविक। उसी तरह से प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, पॉजिट्रॉन के कौन है, इलेक्ट्रॉन के कौन है, ये सब सारी चीज़ें पता होने चाहिए। तो 3 चैप्टर को अभी हमने क्लासिफाइड किया है जो कि एकदम हॉट जोन वाले हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, तो देखिए आँख से है ना क्वेश्चन, मैंने बोला ना एक से अधिक क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 2-3 की श्योरिटी है। तो आँख के रेटिना वाले भाग पे प्रतिबिंब बन जाता है वस्तु का, मतलब बिंब का प्रतिबिंब बन जाता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। और स्पष्ट दर्शन की कभी पूछ देता है कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है स्पष्ट दर्शन की, तो 25 सेंटीमीटर होती है अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो। और बाकी ये तो आपने पढ़ा ही लिया था कि मायोपिया जो होता है मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं सही से दिखती है, जरूर निकट लिखा हुआ है लेकिन निकट दृष्टि मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। तो रेटिना के आगे बन जाता है क्या चीज़, ये प्रतिबिंब, इसीलिए वहाँ अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, जिसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, इसीलिए वहाँ पर हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आँखों से संबंधित बातें जरूर अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये हॉट जोन है एक तरीके से साइंस का। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, मतलब सीधा और आभासी बनता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ये ऊपर ही क्वेश्चन आया था तो हमने उस पर बात कर लिया था, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में आपको ये बात पता होगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं ये, तो विकल्प डी इसका सही आंसर। जब अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसरो के बारे में 1-2 पॉइंट फैक्ट देख लेते हैं। आपको पता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले निवेदन करता हूँ फिर से कि मार्च तक चैनल बंद होने से बचाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है इसको ऑफ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लाइक करने से दरअसल आपको ही उस तरह के वीडियो और मिलते हैं, तो लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष के किनारों के रंग आपको पता ही है, इस किनारे पे चाहे इस किनारे पे बैगनी होगा, इस किनारे पे रेड होगा, ऐसे तो पर्पल और रेड यानी बैगनी और रेड होता है, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 1-2 फैक्ट और है, जैसे कि जो बनने का कारण होता है इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जल बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपन किया जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है तो जल बूंद जो होते हैं उससे उसका वर्ण का विक्षेपन होता है, उसके बाद फिर अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक है। और उसके दोनों छोर पर बैगनी और लाल होता है। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, सुझाव हमेशा सादर आमंत्रित हैं, तो आप जरूर दीजिए। थैंक यू।